देखिए, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। वजह ये है कि इससे पहले अभी तो वैसे देखा जाए जेन्युइन तौर पे तो आप अभी 11th में ही है ना, ज़बरदस्ती तो नहीं कि खींच खांच के 12th में हम ले आए बड़ी कि पर 12th कॉलेज के हिसाब से तो अभी किस क्लास में है? 11th में है ना। और आखिर मैं ऐसा क्यों ना करूं? मैं भी स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं, मुझे भी जो करना होगा वो मैं करूंगा, क्योंकि जिसको जो करना होता है वो अपने अकॉर्डिंग कर ही लेता है ना। तो मैं भी अगर कुछ करूं तो मैं गलत थोड़ी हूं। अब चलिए, फ़िलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का पहला लेसन जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक महात्मा गांधी जी है। पता है, इनको महात्मा गांधी जी पसंद आ गए हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे, देखिए कितना स्मार्ट वाला इनका फ़ोटो हम डाले हैं। वजह ये है कि मैं अब देख रहे हैं ना, सबसे पहली बात कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? अरे भारत से। भारत के बाद किस राज्य से? जो अपने आप में एक अलबेला राज्य है ना। मतलब यहाँ कब क्या कुछ हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। हम उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे विविधता रही है ना। अब देखिए, थोड़ा अब इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तहनी पता न काका कहले ओकरा हो मोबाइलिया में, रेमनी उमनी कहल जाला क्या, हमको पता नहीं है। मार उड़ के सपा तोहनी अपन मुँह चिकन कह ले बलस, तो हम महात्मा गांधी के चिकन ना करूँ। आज तक पूरे विश्व में जितने भी देश है, किसी भी देश में राष्ट्रपिता नहीं हुए, कहीं पर भी किसी देश का बाप नहीं हुआ। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, इस देश का भी एगो बाप हुए जिसे राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्हीं का फ़ोटो है। तो इनको भी स्मार्ट बना देना हम लोगों का काम है ना। खैर, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ। देखिए, हमारे देश की खूबसूरती क्या है, तो महात्मा गांधी जिनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं आया था, चाचा नेहरू, ये लोग भारत को आज़ाद करवाए। एगो बन गए भारत के पप्पा जी और दूसर का बन गए चच्चा जी, है ना। ये हमारी भारत की इतिहास की खूबसूरती है। और बाद बाकी है सब जे सब रहे कवन लोग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग तो इससे ये घूमते फिरते आया था, बोला था कि हमरा फांसिया पर लटका दे, अब जीने का इच्छा नहीं है, इसलिए उन लोगों का नाम कहीं नहीं है ना। या उन लोगों को किसी भी उपाधि की ज़रूरी नहीं थी। शायद वो लोग कहीं कहे होंगे कि हमरा कवनो उपाधि देवे न तो उपाधि के तले हम दब के मर न जाए। एक तो एक बार शहीद हुए हैं, अब उपाधियों के तले हम न दब जाए, इसलिए शायद उनको किसी ने नहीं दिया। ठीक है, चाहे जो भी हो, इनको स्मार्ट बनाना हम लोगों का काम है। ठीक है, चलते हैं। हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में क्या पढ़ चुके हैं? तो अबाउट द ऑथर हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं बुक में, जो कि आपको पढ़ाया गया है। इसे आप एक बार घर पे, अपने घर पे आप लोग इसे रिवाइज कर लेंगे। उसके नीचे ये आप लोगों के लिए कंप्लीट नोट्स रेडी किया गया है, जहां से आप अपने एग्ज़ाम का कंप्लीटली तैयारी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का कहीं कुछ कन्फ्यूजन उत्पन्न नहीं होगा। उसको ध्यान में रखते हुए ये जो नोट्स है आपके सामने रखा गया है। जैसे ही आप अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा समरी। कभी कभी आप देखेंगे एग्ज़ाम में क्या किया जाता है, तो समरी भी पूछ दिया जाता है। जब आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा बाबू? ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कहीं गलती से दिमागवा में घुस जाए कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आखिर हमें अपने भारत के शिक्षा व्यवस्था को लंगड़ा भी तो करना है ना, लूल्हा भी तो करना है ना, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद भी तो करना है ना। इसीलिए ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता है कि कैसे भी मतलब तिनका तिनका जोड़कर आप एक बड़ा नंबर हासिल कर लें। हम लोगों को याद है कि जब हम लोग 10th और 12th में थे, उस टाइम ऑब्जेक्टिव नाम का कोई
जीवन रक्षक कवच हम लोगों के लिए प्रदान नहीं किया गया था। यानी कि जो भी आपको नंबर बटोरना है, आपको अपने एबिलिटी पर बटोरना है। यही वजह था कि उस टाइम में जो अगर प्रथम श्रेणी से पास कर रहे हैं, उनके पास भी नॉलेज का ज़ख़ीरा होता था। आज के टाइम में जाइए ना, देखिएगा 80% वाला ऐसे ही बुआते हुए मिल जाएगा। खैर, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग तो भारत के भविष्य में बनने वाले -40 नंबर वाले डॉक्टर लोग हैं ना, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हम डेली जब रात में सोते हैं ना, वो सपना ज़रूर आता है कि अपने ट्यूशन का कोनो लड़कवा डॉक्टर बन गया, हमको सुइया भोंकने आ रहा है, मैं भाग रहा हूँ, हमको चहेट रहा है, मैं भाग रहा हूँ, हमको चहेट रहा है। लेकिन एक और चीज़ आप लोग देखेंगे सपना में, आप भागिए, आपको भगा नहीं होगा, है ना। ऐसा आप लोग फील किए होंगे कि आप कितना भी भागना चाहे, भगा नहीं होगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन एगो आंसर 4 गो। देखने में 4 बढ़िया लगेगा, एकदम सपा कपिल शर्मा का मूवी याद आ जाएगा, किस किस को प्यार करूं, यानी कि किस किस पर टिक लगाऊं, सारा सही लगेगा। लेकिन क्या करना है ना, आपको अपना लॉयल्टी बचा कर रखना है, जो सही आंसर है उसी पर टिक करना है। ठीक है, चलते हैं। और उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ, आप कहेंगे कि सर है कवन ऑब्जेक्टिव है महाराज जिसका ऑप्शन ए गायब है। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है बहुविकल्पिक, आप में का तो विकल्पे गायब है। भाई ऑब्जेक्टिव हुआ कैसे? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने क्लासरूम से सिर्फ और सिर्फ अर्जुन चाहिए, जो किस चीज़ को देखे तो अपने लक्ष्य को देखे। मुझे युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव नहीं चाहिए। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्या देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको दूंगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा पाठ। कौन सा पाठ महात्मा गांधी ने लिखा बाबू? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने लिखा कौन सा लेसन लिखा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये आपका सबसे पहला लेसन है आपके अपने इंग्लिश के पाठ्य पुस्तक का, जिसका नाम क्या है? रेनबो पार्ट 2। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। फिरोज वेयर रूल्स वेयर एंशिएंट। कहा जा रहा है कि जो फिरोज थे, कौन थे? ये जो फिरोज थे ये कौन थे? ठीक है, कहा जा रहा है कि फिरोज वेयर रूल्स वेयर एंशिएंट। ये जो फिरोज थे इन्होंने कहाँ पर रूलर्स, सॉरी यहाँ पर दिया जा रहा है, सॉरी गलती पढ़ दी, हम बिहारे बोर्ड वाले बारी क्या टेंशन नहीं बड़ी। देखिए फिरोज वेयर रूल्स वेयर एंशिएंट, फिरोज ने शासन किया। रूल्स का अर्थ होता है शासन करना। क्या होता है? शासन करना। फिरोज वेयर रूल्स वेयर एंशिएंट, फिरोज ने क्या किया? शासन किया था। एंशिएंट यानी कि प्राचीन। कहाँ पर? इजिप्ट में। कहाँ पर? इजिप्ट में, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मिस्र कहते हैं। मिस्र नाम सुने हुए हैं, हिस्ट्री में आप लोगों ने मिस्र पढ़ा होगा, है ना। कहा जा रहा है कि फिरोज वेयर रूल्स वेयर एंशिएंट, फिरोज थे उन्होंने शासन किया प्राचीन। किस प्राचीन में? इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में इन्होंने शासन किया था। समझने में कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव यहीं क्लियर कर लीजिए, घर पे रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? घर पे रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिरोज वेयर रूल्स वेयर एंशिएंट इजिप्ट, फिरोज ने कहाँ शासन किया? पुराने मिस्र में इन्होंने शासन किया। आगे है डॉट 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 वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। किसने इजिप्ट में शासन किया? फिरोज ने किया। किसने किया? फिरोज ने किया। आपसे फिर से पूछा गया कि वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट में, मिस्र में किसने शासन किया था? तो मिस्र में फिरोज ने शासन किया था। इतना आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में कुल मिलाकर आपके लिए हाई लेवल का 40 ऑब्जेक्टिव लाया गया है। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव में आपको रटना कुछ नहीं है। आप जरा ध्यान इधर बनाए रखेंगे, 40 का 40 ऑब्जेक्टिव यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। आगे है सिविलाइजेशन इज ए स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि जो सभ्यता है
जो सभ्यता है वो क्या है, दायरा है किस चीज़ का, डेवलपमेंट का। किसके डेवलपमेंट का, एक लेवल है। जो सभ्यता है हमारी वो हमारे डेवलपमेंट का एक सीढ़ी है। किसके लिए, पीपल्स के लिए, लोगों के लिए। आखिर सभ्यता में किसका डेवलपमेंट होता है, लोगों का डेवलपमेंट होता है। आप लोग याद कीजिए 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या क्या चीज़, तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। आपने वहाँ पर यह भी पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, जुड़े हुए हैं। कैसे, तो किसी भी राष्ट्र में जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो उस राष्ट्र की आय भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब प्रति व्यक्ति आय घटता है तो राष्ट्र की आय भी क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि जो राष्ट्र की आय है वो पूर्ण रूप से प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंडेड है ना। इससे एक बात का पता चलता है कि जब इंसान का डेवलपमेंट होता है तब जाकर राष्ट्र का भी डेवलपमेंट होता है। क्यों, क्योंकि जब जो डाटा बनाया जाता है, जिसे आपने 10th क्लास में मानव विकास सूचकांक के नाम से पढ़ा था, शायद याद होना चाहिए बच्चों को, है ना। अब ऐसा मत कह दीजिएगा छोड़िए ना सर, हमने एक पंक्ति भी हमने पढ़ा था, जो बीत गई वो बात गई। 10th बीत गया तो उसके बाद में क्या फंसा रहे, मैं फंसा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। मानव विकास सूचकांक क्या बताता है, मानव विकास सूचकांक मनुष्य का जो जीवन का अवधि है उसके बारे में बताता है। उसने जीवन में जो शिक्षा ग्रहण किया है उस शिक्षा के बारे में बताता है, सारा डाटा वही रखता है, ठीक है। तो वहीं से हमें पता चलता है कि अगर इंसान का डेवलपमेंट होगा तो उसके बाद देश का भी विकास होगा, और देश का विकास होगा तो सभ्यता का भी विकास होगा। यानी कि सभ्यता का विकास हो रहा है, इसका अर्थ हुआ कि वहाँ के लोगों का भी विकास हो रहा है, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि जो सभ्यता है वो क्या है, जो सभ्यता है वो विकास की अवस्था है, ठीक है, वो विकास की अवस्था है। स्टेट यहाँ पर लगाया गया, आप इसे अवस्था भी कह सकते हैं। जो सभ्यता है वो विकास की अवस्था है, किसके लिए, पीपल यानी कि लोगों के लिए। लोगों का विकास होगा उसके बाद जाकर सभ्यता का विकास हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ देखिए हेकड़ा बाड़े में हम टोनी के बताए हुए थे बाबू, गिवन इज एसोसिएटेड विथ, जो गिवन है ये संबंधित है। गिवन कहाँ रहे, गिवन रहे इटली के बनरा, है ना, इटली के बनरा न रहे हो। गिवन क्या है, बंदर की एक प्रजाति है जो बहुत ही खुखार होती है, यानी कि है तो आखिर बानड़े हे गाची से हो गाची पर कुदबे कड़ी। लेकिन इसका चर्चा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बलशाली था, एकदम निर्भीक प्राणी है ये, ठीक है। वही आपसे पूछा जा रहा है कि गिवन इज एसोसिएटेड विथ, जो गिवन है वो संबंधित है कहाँ से, इटली से संबंधित है ना, इटली से संबंधित है। आगे कहा जा रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ... फॉर इंडिया। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पता नहीं है क्वेश्चनवा से, जो क्वेश्चन सेटर है ओकरा का प्रेम हो गया है कि एवरेज ईयर इस क्वेश्चन को हो डालिए देता है। पता नहीं इस क्वेश्चन में उसको का दिखता है, एवरी ईयर इस क्वेश्चन को क्या कर देता है, डाल देता है। कहा जा रहा है यहाँ पे, कहा जा रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विथ मेन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपीय सभ्यता का अर्थ है फॉर इंडिया, भारत के लिए। जो यूरोपीय सभ्यता है अगर उसको देखे और उसका अर्थ भारत के लिए निकाले तो क्या होगा, रुइन, यानी कि विनाश। क्या है, विनाश है। कहा जा रहा है कि अगर यूरोपियन सभ्यता जो है उसका अर्थ अगर हम भारत के लिए निकाले तो भारत के लिए वो क्या साबित हो सकता है, विनाशकारी साबित हो सकता है। अब पता है हम लोग बिहार से आते हैं, हमारे लिए तो और हानिकारक हो जाएगा, है ना, हमारे लिए और ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। कहीं ऐसा मत करना, यूरोपीय सभ्यता को ज़्यादा फॉलो कर लेना और घर जाना और बोलना बाबा को हाय ग्रैंडफादर, वहीं पर बाबा का तमंचा वहीं पर रहेगा और वो अपने तमंचा पर वहीं पर तुमसे डिस्को करवा देंगे। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए हम जिस सभ्यता में रह रहे हैं, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, हम उसी में रहेंगे, ठीक है। हमारी जो सभ्यता है वो हमारे लिए सही है, और जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो किसके लिए सही है, यूरोप वासियों के लिए सही है।
अगर यूरोप के सभ्यता के बारे में अगर हम उसके अर्थ को भारत के सापेक्ष अगर जोड़कर देखें तो भारत के लिए वो क्या हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। ठीक है, समझने में कहीं किसी को कुछ परेशानी है? परेशानी है होकेला यहाँ अभी बड़े भाई, नहीं ना, परेशानी होना ही नहीं चाहिए। आगे है सिंपल लिविंग, यानी कि साधारण जीवन, एंड हाई थिंकिंग, उच्च विचार। साधारण जीवन, उच्च विचार, इज बेस्ड ऑन, यह आधारित है किस पर? इंडियन सिविलाइजेशन। इस चीज़ को कौन प्रमोट करता है कि जीवन सादा होना चाहिए और उच्च विचार होना चाहिए? भारतीय सभ्यता, हमारी जो भारतीय सभ्यता है वही ना इसको प्रमोट करता है। यानी कि महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं तो ये उक्ति उन्हीं का है ना। इस पार्ट में हमने ये भी देखा है कि हमें संसाधन के पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना, हमें संसाधन के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में सभी संसाधन को पूर्ति करने वाला एक ही चीज़ है जिसका नाम है मनी, और उसके पीछे हमें बिल्कुल भागना चाहिए, क्योंकि विदाउट मनी जीवन में नो हनी, है ना। अगर मनी नहीं है तो जीवन में कहीं हानि नहीं होगा। इसलिए जीवन में मनी होना अत्यंत आवश्यक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में और कुछ नशा पालो या ना पालो, पैसा का नशा जरूर पालो। वजह ये है कि जब आप पैसा का नशा पालते तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ वर्क जरूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर अगला क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, कहा जा रहा है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। कहा जा रहा है कि जो भारत का जो गौरव है, क्या है? भारत का गौरव है, भारत का जो गौरव है, ब लिखा गया है भाई, गौरव, भारत का जो गौरव है। कौन गौरव? नाम वाला ना जी, नाम वाला गौरव नहीं है ना, क्या चीज़ वाला? अब देखिए एगो चीज़, देखिए मैं पहले ही आपको बताया कि हम जिस देश से आते हैं ना उस देश में बात ही निराला है। अगर तोहनी नाम के हिसाब से जइबे ना, जेकरा घर में गौरव होई ना ओकरा घर में सौरभो जरूर होई, जेकरा घर में सोनू होई ना ओकरा घर में मोनुओ जरूर होई। इस बात को ध्यान रखिएगा। वजह ये है कि जो माता पिता अपने बच्चे का नाम सौरभ या गौरव रखते हैं ना, पहले ये माइंड सेट कर लेते हैं कि कम से कम 2 गो बेटा पैदा करे के है। ये भाई तोहनी पूरा क्रिकेट के प्लेयर पैदा कर ले, एगो तूहो क्रिकेट के प्लेयर बना लिए, एगो अपना भैया को बोलो, दोनों मैच लगवाना, है ना। आप अक्सर देखेंगे जिसके घर में गौरव रहेगा उसके घर में आपको सौरभ भी मिलेगा, जिसके घर में सोनू रहेगा उसके घर में मोनू भी जरूर मिलेगा, है ना। और देखिए मैं यूं ही अपने बिहार को खूबसूरत नहीं बोलता हूँ, घर में जो सबसे बड़का रही ओकरे नाम रही छोटू, ये भी अपने बिहार में होता है ना। जो घर में सबसे बड़का रहेगा उसका नाम रहेगा छोटू। किस अकॉर्डिंग भाई? तो हमारे यहाँ लॉजिक नहीं चलता है ना। हमारे यहाँ चलता है क्या चीज़? तो हमारे यहाँ चलता है थेथरलॉजी, उस थेथरलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज। भारत का जो गौरव है वो क्या है? वो इमोवेबल है, यानी कि अटल है। क्या है? अटल है। ऐसा अटल है कि अभी तक इसका गौरव कहियो ना घटल है। जैसा इसका गौरव शुरुआती दौर में था वैसा ही आज तक बरकरार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ... was a spiritual leader than a politician। थे एक आध्यात्मिक नेता अधिक किससे? राजनेता से। वह कौन व्यक्ति है जो राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे? तो कौन है? वो है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। एकरो नाम के बड़ा आंधी चल रहा है, वजह कि एकरा 90 में नू आंधी है, गांधी में का जी हटा दो आंधी हो जाएगा। ठीक है, अगला है इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसके बारे में हमने लेखक परिचय में भी क्लियर किया था। अब बता एगो बात बता रहे तो नहीं हेंती काहे बैठल बारे? पता है
एक बात जान रहा है तो लोग, हमरा अब अपना कैरियर पर शक हो गया है कि अब हम पढ़ाने वाले टीचर बचबो करेंगे कि सफा कॉमेडियने हो जाएंगे। इस बात का अब हमको डर है कि कहीं कोनो हमरा डायरेक्टर न कहीं देख लिया ना, हमरा ज़बरदस्ती घिसिया कर ले जाएगा। लेकिन का करें, एगो बैग पैक भेल रहिए गया घरे। तेजस्वी यादव जी बोले थे कि सफा मेरा सरकार बनेगा तो घरे से घिसिया के ले आएंगे या सरकारी नौकरी दे देंगे, ज़बरदस्ती नौकरी करवाएंगे, वो भी सरकारी। हमको पता है भर दिन बैग टांग कर घूम रहे थे कि कहीं आया चट दीवार कॉलर पकड़ के घिसिया कर ले गया। उस टाइम हम उसको क्या बोलते कि रुका भैया बैग वह घर से लेकर आ रहे हैं, ना एवरी टाइम बैग मेरा रेडी था। लेकिन क्या करें, ना उनका सरकार बना ना हमको नौकरी मिला। तो नहीं कम से कम पढ़ लो बुआ, ना तो पता चला कि जो को पढ़ा रहे हैं ना इससे भी हमको रिटायरमेंट मिल जाएगा, हम कॉमेडियन बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे एगो यहाँ पर बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का अर्थ क्या होता है? खोज, है ना। विथ ट्रूथ यानी कि सत्यता के साथ खोज। वाज रिटेन बाई, लिखा गया, के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। जैसे ये सत्य आया, कोडिंग याद रखिएगा, कोडिंग याद रखिएगा। जैसे सत्य आएगा और अहिंसा आएगा, सीधे आंख मूंद के चोट दीवार महात्मा गांधी पर टीक मारना है। पूरा वर्ड बोलने दो, ऐसा हम नहीं बोले कि जैसे देखना चोट दीवार महात्मा गांधी पर मारना है। एगो गोली मार के चला गया, अब तू का मारबे? तू टीके नु मारबे? चलो यहाँ देखो। और जैसे ही अगर कास्ट के बारे में बात आया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टीक मारना है। दूगो कोडिंग है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस ... द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट। यानी कि हमारा जो मन है वो क्या है? एक बेचैन, क्या है? बेचैन पक्षी है। माइंड इज अ रेस्टलेस, यहाँ पर क्या आता है? बर्ड आता है, BIRD, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बुआ? बर्ड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 12 नंबर। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन। जो यूरोप के लोग हैं, द पीपुल ऑफ यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन, वो अपना पाठ पढ़ते हैं। फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, वो पाठ पढ़ते हैं फ्रॉम द राइटिंग, जो लिखा गया है, ऑफ द मैन, आदमियों के द्वारा। यानी कि किन आदमियों के द्वारा लिखा हुआ पाठ यूरोप के लोग पढ़ते हैं? आपने पाठ में पढ़ा है ग्रीक और रोम के लोगों द्वारा। यानी कि ग्रीक और रोम के लोगों ने जिस लेसन को लिखा, उसी लेसन को आज कौन पढ़ते हैं? तो उसी लेसन को आज यूरोप के पीपल, यूरोप के जो लोग हैं वो उसे पढ़ा करते हैं। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब देखिए एग्जाम है, कोशिश करेगा कि आपको फंसा दे, बात समझ रहे हैं। लेकिन आप भी बिहाड़ी है। कहावत तो सुने होंगे ना कि मास्टर साहब डारे डारे आ लइकवन सब पाते पाते, सुने हुए हैं। यानी कि मास्टर, मैं पहले भी कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी के डेट में कोनो बच्चा नहीं है, सारे बच्चे क्या है? बाप है ना। आज के टाइम में कोई बच्चा है या ना है? आज के टाइम में कोई बच्चा है या नहीं है? जितने सब बाप है, कोई बच्चा आज के टाइम में नहीं है। यहाँ देखिए अब कैसे आपको फंसाएगा। तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। यहाँ देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ देखिए अगर सिंपल लिविंग का बात किया गया है, ए बउआ, सिंपल लिविंग का बात किया जाए तो ये किससे रिलेट है? इंडियन सिविलाइजेशन से। और जब प्लेन लिविंग आ जाए तो प्लेन लिविंग किसने कहा था? तो जो वेस्टर्न फिलोसफर थे उन्होंने कहा था।
प्लेन लिविंग के बारे में किसने कहा था? तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग के बारे में जो वेस्टर्न फिलोसफर है उन्होंने कहा था। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। अगला कह रहा है कि सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। कहा जा रहा है सैक्रिफाइस का अर्थ होता है त्याग। क्या होता है? त्याग। सैक्रिफाइस का अर्थ होता है त्याग। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। जो त्याग था हमेशा किसके मन में पाया जाता था? किन्होंने त्याग को ही अपना एम यानी कि लक्ष्य बनाया, अपना आत्मीय लक्ष्य बनाया। एक त्याग होता है कैसे चलो पड़का मन से, अब घर में रसगुल्ला बा, खाए के मन तो होने के अपने हैं, लेकिन घर में ढेमना ढेमनी छोटी को भाई बहन बा, वो चिचियाई था तो तोनी का करबे, अपने खाए के मन रहते हो कहवे कि खा लेते ही, तो उसको त्याग नहीं कहते हैं। और एक मन से हो गया कि ना तूहे खाएबे कर, ना खाएबे तो चाटियो मारम, लेकिन खाए के तोहरे बा, उसे कहते हैं त्याग, है ना, उसे त्याग कहा जाता है। तो यानी कि जो मन से त्याग का लक्ष्य बनाया था, किसने बनाया था? हमारे ऋषिगण ने। क्यों? क्योंकि उनके भीतर कोनो लोभ लालच था ही नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितना चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं ना, रियल में बता रहा हूँ, आप जितना चीज़ पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें बस कहाँ अच्छा लगती है पता है? किताबे में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो एको को आप साधु संत को बताइए तो जो साइकिल से घूमत हो तो क्या जो ब्रांडेड साधु संत बा है को उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। तो इतना तब भी आप जाइएगा तो देखिएगा एकदम लाइन लागल है। कथा कहने आएंगे फॉर्च्यूनर से, 10 गो 20 गो गार्ड ओकरा आगे पीछे घूम रहा है। ये हमारे भारत की खूबसूरती है ना। हाँ, सब कुछ त्यागने वाले बाबा लोग हैं। स्टार्ट करें। देखिए बतियाइए मत, इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है, आनंद लीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ कह रहा है 15 नंबर कि डॉट 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 इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कहने का अर्थ है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अर्थ होता है पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता का ब्लाइंड इमिटेशन यानी कि अंधा होकर नकल करना, अंधा होकर नकल करना। इसके विरुद्ध कौन थे? इसके विरुद्ध कौन थे? गांधी जी। इन्होंने कहा कि जो पश्चिमी सभ्यता है हमें उसका नकल नहीं करना चाहिए, हमें उसका कॉपी नहीं करना चाहिए। क्यों? तो अन्यों सीख लेते हैं वही चीज़, कौन सा? हाई बाय वाला सिस्टम, और ये हमारे लिए क्या हो जाता? हानिकारक हो जाता। वैसे भी आप पढ़े हुए हैं, इस पार्ट में ही मैं आपको पढ़ाया हूँ कि घर हमारे आपके घर में सबसे उच्च किस्म के गपोड़ी कौन होते हैं? तो हमारे घर के जो वृद्ध लोग हैं वही लोग उच्च किस्म के गपोड़ी होते हैं। हम तो इस बात को सुनने के लिए मेरा कान सिर्फ तरसा हुआ है कि किसी दिन हमारे जो बाबा दादा नाना लोग हैं ना, कहियो कह दे कि तोनी के बरगिनिया पैदल ना जाओ खले, हम अमेरिका दौड़े चल जाई। बस इतना ही सुनने के लिए मेरा कान तरस रहा है कि अब एगो यही ढिलैसी सुनना बाकी है। अब ये ढिलैसी कहिया होगा? अब खाली आप गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए ना, कहेगा कि तोनी के को दुकान पर जाना है तो तोनी गाड़ी से जाबे, हमनी पैदले फलाना जगह चल जाए। अब यो एक दिन कहिए दो कि हम अमेरिका पैदल दौड़े चल जाए, है ना। देखिए तो किसने कहा था, किसके अनुसार पश्चिमी सभ्यता का जो अंधी नकल है, यानी कि बिल्कुल वो कुछ भी बोले वो सही है,
उसका नकल करने के विरुद्ध कौन थे? तो गांधी जी थे। अगला है डॉट 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 वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, संतुष्ट थे छोटे गांव के साथ। कौन कौन लोग थे जो छोटे गांव के साथ संतुष्ट थे? तो आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो शहर है, शहर में चोर पनपते हैं, डाकुओं का गैंग होता है, लोग वेश्यावृत्ति में संलिप्त हो जाते हैं, लेकिन गांव में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ पर सेटिस्फाइड थे? अपने स्मॉल विलेज से, अपने छोटे से गांव में ही वो क्या थे? सेटिस्फाइड थे। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है क्या? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, डॉट 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 हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर टूवर्ड वन अनदर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन थॉट, यानी कि जो सभ्यता है वो सिखाता है, अस हमें, टू बी मोर अधिक, टूवर्ड वन अनदर एक दूसरे के अपेक्षा क्या करना? एंग्री करना, शत्रुता करना, ये सिखाता है। कैसे? अब हमारे भारत में ही देख लीजिए, विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं, है ना, विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं। अब आप किसी एक धर्म का थोड़ा सा बुराई कर दीजिए, तब देखिए कौन सा तमाशा वहाँ पर हो जा रहा है ना, कौन सा तमाशा हो जा रहा है। मुझे ए बुआ एगो बात हमरा बताओ, एगो बात, अब कल ये जो यूजीसी था उस पर रोक लग गया है, शायद आप लोगों को पता होगा कि यूजीसी अब अभी फ़िलहाल उस पर रोक लगा दिया गया है, यूनिवर्सिटी में वो नहीं लगेगा। जब अभी किसी दिन मन होता है गाना सुनने का, ये पूरा पैनलवा को तोहनी लेखा बन रहा कर सब गंदा कर दिया है। सरस्वती पूजा के रात में तवन गाना इसमें सर्च किया कि यूट्यूब खोलने में अब डर लगता है। और गेम हो गया किनके साथ? अनमोल सर के साथ, उन्हीं का जीमेल इसमें लॉगिन है। सरस्वती पूजा के रात में वो घर पे बैठकर गाना बजा रहे, बार बार उनके फ़ोन का हिस्ट्री चेंज हो रहा है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? फ़ोन में भूत तो नहीं घुस गया? तब हम लोगों को याद आया कि अच्छा यहाँ बन रहा कस 4-5 को था, वही सब यहाँ पर बजा रहा था और वही हिस्ट्री वहाँ पर अपडेट हो रहा था, है ना। तो कभी अगर एगो सिर्फ और सिर्फ हमारा भोजपुरी ही ऐसा भाषा है जिसमें एकदम प्रत्येक व्यक्ति के लिए गाना है, प्रत्येक जाति के लिए गाना है, प्रत्येक धर्म के लिए गाना है ना। अब देखिए भोजपुरी में एगो सिंगर है आलम राजा, उसने गाना गाया भोले बाबा सलाम वालेकुम। अगर कोनो न्यूज़ से पता चला कि भोला बाबा त्रिशूल लेकर उसी को खोज रहे हैं कि तू हमरा कहिया वालेकुम अस्सलाम कही सुन लिया कि तू गाना गैले हा भोले बाबा सलाम वालेकुम। अब ए सूरज डूबो मत, इधर सुनो। अब जब भोजपुरी गाना सुनेंगे ना तो जितने हमारे यहाँ कास्ट है, एक एक चीज़ बताया गया है कि सारे कास्ट हमारे यहाँ रंगदार है ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग कहिए, सारे कास्ट का है, सबके पूर्वजों रंगदार थे। तब फिर शोषण कौन किसका कर दिया भाई? जवाब मिलेगा? जवाब मिल जाए तो हमको बता दीजिएगा। आगे का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, देखिए। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, हमारे जो पूर्वज थे वो आनंद लेते थे किस रूल का? होम रूल का, यानी कि जो घरेलू नियम है उसी में वो आनंद महसूस करते थे। जो घर में नियम बनाया गया है उसी में वो क्या करते थे? आनंद की अनुभूति करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डॉट 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 हैप्पी, यानी कि धन और आरामदेह जीवन ये खुशी नहीं दे सकता है। किसे? एक आदमी को। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जरूरी नहीं है कि पैसा से इंसान को खुशी मिले, और जिसके पास पैसा नहीं है उससे इंसान
को दुखी की अनुभूति हो। ऐसा कभी हो सकता है? आप देखते हैं ना, जिसके पास पैसा नहीं है सबसे ज़्यादा खुश वही है। आराम से जाके कोनो गछिया के नीचे सूत जाए। घरे अइबे ताला तोड़बे तो साथे का लेके जेबे पता है? हवे टूटल का ताला, ओकरा अलावा कुछ ना मिली। लेकिन अब देखिए ऐसन ऐसन बैताल घाताल सब कहती कि ओकरो सन पापड़ी मिल जाता है। और देखिए, और जिसके पास पैसा है वो घर छोड़कर कहीं जाएगा ना, ना कहीं रात में कोनो ताला तोड़ के कुछ लेना जाओ, है ना। इसीलिए असली जो खुशी है निर्धन लोगों के पास ही है। हम भी ब्राह्मण हैं तो उन्हीं के पास पैसा उसा हो तो ले आके में फेंक के चल जाइए, जीवन भर खुश रहबे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। देखिए, अब देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, जकरा जकरा हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कृपया करके अपने जेबिया में रख लीजिएगा, न तो हम छीनेंगे तो फिर बड़ा तकलीफ हो जाएगा। पहले बता दे रहे हैं। और मैं पहले भी बता दिया हूँ कि इस दुनिया में तीन आदमी को 3 गो आँख मिला, एगो दुर्गा जी को, एगो शंकर जी को, एगो हमारा। ये मत समझिएगा कि इधर घूमे हुए तो पीछे का नहीं दिख रहा है, ठीक है। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण गए थे। गांधी जी चंपारण गए थे कब? 1917 में। क्यों गए थे भाई? तो वहाँ पर जो किसान लोग थे उन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था। यानी कि उस टाइम हमारे यहाँ 3 कठिया प्रणाली प्रचलन पर थी कि अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो 3 कट्ठा ज़मीन में नील की खेती करना है। साथ ही साथ जो किसान लोग थे उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा था, है ना, उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा था। यही वजह है कि इन्हीं शोषण से निजात दिलाने के लिए गांधी जी 1917 ईस्वी में कहाँ गए? चंपारण गए थे। समझने में कुछ दिक्कत? अगला क्वेश्चन, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई ... एंड रोमन राइटर्स। जो यूरोप के पीपुल है वो इंस्पायर थे कहाँ के राइटर से? कहाँ के राइटर से? तो रोमन के राइटर से और ग्रीक के राइटर से, जिसके वजह से ये इन लोगों द्वारा लिखे हुए पाठों को भी पढ़ा करते थे, ठीक है। देखिए, आज के डेट में ना हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो हमें मजाक का पात्र बना दिया जाता है ना। हम कहीं पर भी जाते तो मजाक का पात्र बना देता है, क्या कहकर? ए बिहारी है। और आप भी चुपचाप सुनकर रह जाते हैं। वजह क्या है पता है? क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, आप किस धरती से बिलोंग करते हैं। ये जो बिहार है जहाँ पे हमने जन्म लिया, ये शुरुआती दौर से ही ज्ञान विज्ञान शिक्षा और शौर्य का केंद्र रहा है ना। जिस टाइम विश्व के अनेक सारे देश शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उस टाइम अपने बिहार में नालंदा में आवासीय विश्वविद्यालय थी, है ना। आवासीय विश्वविद्यालय थी जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्धि मिली। उसमें चीन, जापान, कोरिया, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर शिक्षा लेने आते थे। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ह्वेन-सांग, त्सिंग, ये सारे लोग भारत आए थे। इन्होंने बिहार का भी भ्रमण किया था। तो लोग बिहार का फेमस लिट्टी चोखा खाने नहीं आए थे, यहाँ से ज्ञान अर्जित करने आए हुए थे। और उस टाइम आप मानिए कि यहाँ पर कितना ज्ञान था कि विदेशी लोग यहाँ पर ज्ञान ग्रहण करने आते थे। और आज के टाइम में हमें ही क्या कहा जाता है? अशिक्षित कहा जाता है। वजह ये है कि हम अपने पहचान को भूल चुके हैं। कोई अगर हमें कुछ कह रहा है तो हम उसे जवाब नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि कोई भी इंसान हमें कुछ भी कह देता है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द इन्वेंशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का इन्वेंशन, आविष्कार। कहा जा रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ डेवलपमेंट ... प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर। कहा जा रहा है यहाँ पर
क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि विकास का आविष्कार, ये जो विकास है इसका आविष्कार प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर, उन्होंने क्या किया, माइलस्टोन इन आवर, मील का पत्थर तय करना। वो कौन सा चीज़ है जिसका आविष्कार ने विकास के लिए मील का पत्थर जैसा दूरी तय कर दिया? तो आग का आविष्कार। किसका आविष्कार? आग का आविष्कार। जरा आप देखिए कि आग के आविष्कार के बाद कितनी चीज़ें बदली। जब तक आग के आविष्कार ना रहे ना, उससे पहले मनुष्य जानवर की भांति जीवन व्यतीत करता था, यानी कि सीधे जानवर को मारा, खा गया। जब आग का आविष्कार हुआ तो शायद वो जो पुराने लोग रहे होंगे उन्होंने जानवर को मारा होगा, उससे पकाया होगा, खाया होगा, टेस्ट थोड़ा सा बदला होगा, यानी कि खाने में थोड़ा सा आसानी हो गई होगी। उसके बाद आग के आविष्कार से ही बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे नए नए विकास भी संभव हो पाए, है ना। उसी आप लोग पढ़े होंगे ना 10th क्लास में, एगो पाठ था नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उसमें क्लियरली कहा गया था कि जो नाखून है ना, अगर आप नाखून बढ़ा रहे तो आपका नाखून किस चीज़ की निशानी है? पशुता की निशानी है, बताया गया था। यानी कि सुन ले, अरे तोनी नाखून बढ़ावे बाड़े नो, तब फैसा ना बुझिए कि बनरी बाड़ी, ठीक है। यहाँ देखिए, द इन्वेंशन ऑफ डेवलपमेंट डॉट 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 प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर। कहा जा रहा है कि जो विकास का आविष्कार था वो हमारे जीवन में क्या हुआ था? एक मील का पत्थर साबित हुआ था। देखिए, द इन्वेंशन ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास का आविष्कार था, प्रूव्ड मतलब साबित होना, अ माइलस्टोन इन आवर, कहा जा रहा है वो हमारे लिए क्या हुआ? एक मील का पत्थर साबित हुआ। किस चीज का विकास? फायर का। किसका बाबू? फायर का, यानी कि आग का विकास, ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत है तो बताइएगा जरा। कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के ऊपर ही है। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, उन्होंने अलग अलग आर्टिकल लिखे। किसके लिए? यंग इंडिया के लिए, युवा भारत के लिए, ठीक है, नवीन पीढ़ी के लिए उन्होंने अलग अलग क्या लिखा? आर्टिकल लिखा। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। जो सिविलाइजेशन है वो पॉइंट आउट करता है, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि वो राह दिखाता है लोगों को। किस चीज़ का? द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि उसके कर्तव्य का, है ना, उसका जो कर्तव्य का राह है उसको दिखाता है। कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी सभ्यता है वो क्या करता है? मनुष्य को किस तरफ इशारा करता है? क्या मनुष्य के लिए दिखाता है? तो उसके लिए पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि उसके लिए कर्तव्य का रास्ता प्रशस्त करता है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है ना। अभी देखिए, अब इसमें जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ए बुआ सुन लीजिए, जिंदगी का जो स्वर्ण पल होता है, जिसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है, आप लोगों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ अब कुछ महीना का बच चुका है। बात समझ रहे हैं? इसमें जितने बच्चे हैं, आप जो लगभग मिडिल क्लास फैमिली से जो भी बच्चे आते हैं, कभी कभी आप लोग इन बातों को सुनेंगे। अगर नहीं सुने होंगे तो अब आपको सुनने को मिलेगा अपने घर में। अब आपके पिताजी ये सोच रहे होंगे, ए बाबू सुन लो, अब आपके पिताजी ये सोच रहे होंगे कि बेटा विंटर कर जा रहा है तो कुछ ना कुछ अर्थतंत्र का उपार्जन करेगा तो मेरा घर का भी स्थिति अब सही हो जाएगा। पिताजी कहीं ना कहीं ज़रूर सोच रहे होंगे। यानी कि इस 12th क्लास के बाद आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ा जिम्मेवारी आने वाला है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी आने वाला है। और जब सर पे जिम्मेवारियाँ आती है ना, तो जो खुशी है उसको ग्रहण लग जाता है, और जो हंसी होती है, जो मुस्कुराहट होती है, वो सिर्फ लिप्स पे सिमट के रह जाता है,
आप अंदर से नहीं हंस पाते हैं। क्यों? क्योंकि तब उस टाइम आपको प्रत्येक दिन एक टास्क मिलता है। आप रात में आते हैं, भोजन करते हैं और उसके बाद जब बिस्तर पर जाएंगे तो फिर से माइंड में एक टास्क घूम जाएगा कि फिर कल सवेरे उठना है और उसी दिनचर्या में डूबना है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चंद लम्हे आप लोगों को अभी मिलने वाला है, कुछ महीना आप लोगों को मिलने वाला है, इसे बढ़िया से गुजार लीजिए। ये जो फ्रेंड सर्किल है इसका भी अब अंत होने वाला है। ये जो फ्रेंड सर्किल है इसका भी अब अंत होने वाला है। एक बात बताइए, आफ्टर 12th क्लास एक भी दिन ऐसा आएगा कि अभी इसमें जितने बच्चे बैठे हुए हैं एक बार फिर से साथ बैठ ले? आएगा क्या? नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जितने बच्चे बैठे हुए हैं सब एक साथ बैठ जाए, नहीं, संभव ही नहीं है। आप अगर कह रहे हैं कि हाँ आएगा तो सिर्फ आप अपने मन को मनाने के लिए कह रहे हैं कि आएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि नहीं आएगा। आप कहीं और, हम कहीं और, आपके मित्र कहीं और उस टाइम जो मिलना जुलना होगा ना, ये सिलेबस से अटैचमेंट वाला नहीं होगा, एक फॉर्मेलिटी वाला होगा। आप कहीं ऐसे ओपन डोर जगह पे आप नहीं मिल पाएंगे, आप अपने घर पे मिलेंगे। और जब आप अपने फ्रेंड के घर पे गए तो फिर आपको चेयर दिया जाएगा, अरे बैठो ना बैठो ना, आपके लिए चाय आएगा, पानी आएगा, और वहाँ पर क्या होगा? फॉर्मेलिटी जन्म ले लेगी। और जहाँ पर अगर फ्रेंडशिप में फॉर्मेलिटी आ गया, अब वो फ्रेंडशिप नहीं रह गया। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। इसलिए अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो एकदम आप एंजॉय करके क्लास कर लीजिए। ये जो चंद महीना आप लोगों के पास बचा हुआ है इसको बढ़िया से जी लीजिए। और ख़ास करके जीवन तो ख़त्म किसका हो जाता है आफ्टर 12th पता है? लड़कियों का। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, इसमें इतने सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं ना, अधिकांश के घर में यही प्लानिंग चल रहा होगा। और सबके पिताजी मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब उसमें अपवाद में, जब साइंस में भी अपवाद है, मेटल नॉन मेटल में भी जब ग्रेफाइट अपवाद में आ जाता है, तो इंसान में एक दो अपवाद हो जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं तो एवरेज अब सबके गार्जियन सोच रहे होंगे, वो पूरे दिन मेहनत कर कर क्या पैसा जोड़ रहे होंगे कि अब बेटी इंटर कर रही है, अब उसके बाद उसका शादी करना है। और उसके बाद अगर आप एक सक्सेस पर्सन नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप एक किसी अनजान इंसान के, जिसको आज तक आपने कभी देखा नहीं है, आपने जिसे कभी जाना नहीं है, उसके हाथ का आप क्या बन के रह जाते हैं? कठपुतली बन के रह जाते हैं। उस टाइम अगर आप अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं, उसके बाद ही आपको वहाँ पर भी स्वतंत्र जीवन जीने का हक मिल पाता है। बात समझ रहे? केसौड़ खैले ना तो बड़ी मारम, मर जाना है। हम कबू ना जाला तो ना जेबे, तो ना जो पढ़ के जाइए। जब तुमको जाना ही है तो पूछिए का है, फिर जाओ। चलिए देखिए, अगला है 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि द ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। कहा जा रहा है बुआ, कहा जा रहा है कि द ऑब्जर्व मोरालिटी यानी कि नैतिकता का पालन करना, इज टू अटेंड मास्टरी ओवर, और उस पर महारत हासिल करना है। किसके थ्रू? माइंड एंड पैशन, यानी कि अपने मन के थ्रू और अपने व्यवहार के थ्रू।
ठीक है, अपने आदत पर कहा जा रहा है कि अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, नैतिकता का पालन करना है और उस पर महारत हासिल करना है। ये आप कब कर सकते हैं? जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे और जब आप अपने इच्छाओं को कंट्रोल कर लेंगे, उसके बाद ही ना आप महारत हासिल कर पाएंगे। किस चीज़ पे? नैतिकता पे। अगर कंट्रोल ना करबे, अब ये मन में आए कि आईफोन चाहिए, अब मन कंट्रोल नहीं हुआ तो का करबे? बगल में जब बैठल बा ओकरा जेबिया में हाथ ढुका के डेहुआ निकालबे। तो अगर किसी के जेब में हाथ घुसा के पैसा निकाल लिए, है मोरालिटी हुआ क्या? है इमोरालिटी हो गया, अनैतिकता हो गया। चलिए यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हमारा जो मन है वो क्या है? बेचैन पक्षी है। हमारा जो मन है वो क्या है? बेचैन पक्षी है। विच ऑलवेज रिमेन, जो हमेशा रहता है। क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट। हमारा जो मन है वो एक ऐसा बेचैन पक्षी है जो हमेशा क्या रहता है? वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। बात समझ में आया? बढ़ते आगे। अगला है हैप्पीनेस इज अ लार्जली जो खुशी है वो एक बहुत बड़ा, जो खुशी है वो क्या है? वो एक बहुत बड़ा मेंटल कंडीशन है, यानी कि मानसिक स्थिति है। हमारा बुझाई था कि बाबूजी के 25-25 हजार बर्बाद करबू, बुझाई था। कितना न हंसी की दांत निकाल ली, आयल अगुआ भाग जाई, फिर दांत में लगी पीन, 25,000 रुपया वही खर्चा। इसलिए बचा के रख लो। देखिए, हैप्पीनेस इज अ लार्जली और डॉट कंडीशन। जो खुशी है वो एक बहुत ही बड़ा क्या है? मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। यानी कि आप अपने, अगर आपके मस्तिष्क में खुशी है तो आपको खुशी मिल सकता है। बहुत टाइम आप ऐसा भी देखते हैं कि घर में कितनों पैसा है, सारा संसाधन उपलब्ध है, फिर भी इंसान किस चीज़ में रहता है? टेंशन में रहता है। और आप क्या कहते हैं कि दिमाग से टेंशन हटा द, कहते हैं या नहीं कहते हैं कि दिमाग से टेंशन हटा दीजिए। यानी कि जो परेशानियां हैं, जो खुशी है, वो सब कहाँ है? हमारे दिमाग में स्टोर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज बत्ती आ रहा है, तो लोग कहा है? कहा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाज अ मोर, महात्मा गांधी अधिक थे राजनेता या आध्यात्मिक नेता? आध्यात्मिक नेता अधिक थे, यानी कि स्पिरिचुअल लीडर अधिक थे। ठीक है, कहा जा रहा है आगे कि गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन, यानी कि गांधी जी ने उपयोग किया एक प्रधान हथियार के रूप में। किस चीज का? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा का। उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में किसे अपनाया? सत्य और अहिंसा को, यानी कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। 30 नंबर क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर डिसयूज्ड अस फ्रॉम। यहाँ देखिए, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें रोका से, किस चीज से? लग्जरियस एंड प्लेजर लाइफ, यानी कि जीवन में आनंद और आरामदेह जीवन से उन्होंने हमें रोका। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर ते ज़्यादा आराम करवे तो का हो जाइबे पीयूष बाबू? सुस्त हो जाइबे, है ना? अते सुस्त हो जाइबे तो पता चल कि अब बियाह करे जाई बड़े, दूरा पर गाड़ी सजल बा, आते तो बड़े सुस्त, कभी कौन हमरा उठा के लेन चलो भाई। हमरा एगो बात समझ में नहीं आता है रे, ये चीज़ हमेशा देखने को मिलता है। जब लइकवा सब तो तहनियो जइबे, कहियो न कहियो बाजा तो बजबे न करी तोहनियो के गड़े, बियाह करे तो जइबे। अब देखते हैं ये हम लोगों में नहीं होता है, न तो सभी लोग में, कि लइका आएगा ओकरा गड़ी में से उतारेगा, चाहे रथ पर से उतारेगा, न कान्हा पर लाद के ले जाएगा।
है ना। अब वही गोदी में ले जाएगा, काहेला? पैर में दर्द हो गया है बैठल बैठल का। हाँ नहीं भाई, नहीं होता है। हम अगर नहीं होता है, सुनो, है जो विवाह नामक घटना है ना, सुनो सुनो सुनो, है जो विवाह नामक घटना है ना, ये घटना हमरो जिंदगी में घट चुका है। इधर देखो, इधर देखो, पहले फरियाइए लो, फरियाइए लो आज। चुप हो, मैं जो कह रहा, अब मेरे साथ भी गुजरा है ना ऐसा दौर, है जो विवाह नामक घटना मेरे जीवन में एक बार घटा हुआ था, और ज़्यादा दिन पहले नहीं, पिछले साल घटा था। हाँ पिछले, अभी 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। नहीं नहीं, वो तो परीक्षण के टाइम में होता है। हाँ वो होता है। अब क्या हुआ ना कि हम देखे कि हमको पैदले ले गया, हमरो कोड़ा पर चढ़ेला शौक लगले रह गया कि कोनो गोदी में हमरो टांग के ले जाए, है ना। चलिए, लेकिन एक बात सुन लो, हम भी घर परिवार वाले लोग हैं। भाई बोले है ना कि विवाह नामक घटना हमरो ज़िंदगी में घटा है, तो हनी डाउनलोड करके रील्स बा आ काट कर इंस्टा पर हमारा घरे मत भेज देना। शाम में हमको भी घर जाना होता है, पता चला कि रोटी पानी सब बंद हो गया कि आप इसको घटना कह रहे हैं महाराज। चलिए यहाँ देखिए, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड अस फ्रॉम, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने रोक प्रतिबंध लगाया किस चीज पर? लग्जरियस एंड प्लेजर लाइफ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर्स, अरे वही उसी क्वेश्चन को दोबारा टाइप कर दिया गया। देखिए यहाँ पे अगला है कि पीपुल इन एंशिएंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझाया जा रहा है, आप लोगों को समझाया जा रहा है। पीपुल इन एंशिएंट डेज, लोग पुराने दिनों में, वेयर सेटिस्फाइड, संतुष्ट थे, विथ के साथ, किसके साथ? विलेज, गांव में ही वो लोग क्या थे? संतुष्ट थे, खुश थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवर फोर फादर किसे कहा जाता है? फोर फादर किसे कहा जाता है? हाँ, पूर्वजों को कहा जाता है, पक्का ना? देखिए कहा जा रहा है आवर फोर फादर, यानी कि हमारे पूर्वज, सा मतलब देखा, दैट किंग एंड देयर सोर वेयर इन्फेरियर टू, कहा जा रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देखा, क्या देखा? राजा और उनकी जो तलवार थी, और उनकी जो तलवार थी, ठीक है, आवर फोर फादर सा दैट किंग एंड की, हमारे पूर्वज ने देखा कि राजा और उनके तलवारें है, हीन है। किस चीज से हीन है? तो द सोर्ड ऑफ एथिक्स, यानी कि नैतिकता के तलवारों से हीन है। यानी कि जो राजा है, जो राजा लोग हैं, वो किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? क्या ये क्या टाइप हो चुका है? कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ टाइप हो चुका है। आवर फोर फादर्स आर दैट किंग एंड देयर सोर वेयर इन्फेरियर टू, हमारे पूर्वज ने देखा कि राजा और उनकी जो तलवारें हैं वो हीन है। किस चीज से? द सोर्ड ऑफ एथिक्स, यानी कि नैतिकता की तलवार से वो क्या है? हीन है। 33 नंबर क्वेश्चन, इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड, कहा जा रहा है कि पुराने दिनों में कॉमन पीपुल, यानी कि जो सामान्य लोग थे, फॉलोड, संलिप्त थे, लगे हुए थे, किस चीज में? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि कार्यों में। जो पुरनका लोग थे वो कौन सा काम किया करते थे? कौन सा काम किया करते थे? कृषि कार्य वो किया करते थे। अगला क्वेश्चन, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा है, आपको जब पाठ पढ़ाया गया था उस टाइम आपको ये करवाया गया था, है ना। आपसे पूछ रहा है बाबू कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ, जो आधुनिक सभ्यता है वो पूजा है किस चीज का? मटेरियल, यानी कि भौतिकवाद का, है ना। अभी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें किस चीज का वर्चस्व है? भौतिक सुखों का, गाड़ी का, घोड़ा का तो नहीं है, गाड़ी का,
घर का, जो ज़िंदगी में जो चीज़ सुख अभी दे रहा है वो क्या है, वो भौतिक संसाधन ही तो है। अब आप प्रत्येक आदमी के घर में जाइए, देखिएगा टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। आज के टाइम में यही लोगों को क्या दे रहा है, खुशी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाई, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, एम गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल एंजॉयड, वही कहा जा रहा है कि पिछले दिनों में, प्राचीन दिनों में जो सामान्य लोग थे वो आनंद लेते थे किस चीज़ का, ट्रू होम रूल का, जो सत्य में घरेलू नियम था उसी से वो क्या करते थे, आनंद की अनुभूति करते थे। अगला क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इलेवेट, यानी कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यता है, उसका मतलब क्या है, किसको बढ़ावा देना, मोरल वेइंग को, यानी कि नैतिकता को बढ़ावा देना, है ना, नैतिकता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, कहा जा रहा है कि जो भारतीय सभ्यता है वो कैसा है, तो भगवान पर विश्वास रखने योग्य है। ठीक है, जो भारतीय सभ्यता है उसमें भगवान पर सब विश्वास रखता है। तब न सवेरे उठकर लड़की लोगों का पूजा अलग टाइप का होता है, पूजा करे जाए सबसे पहले 5 रुपया के प्रसादी कीनी, आ 2 गो अगरबत्ती ली, आरती उरती याद न, सफा न, चलिए ये भड़ीगर लोग हैं, ले ली, अब प्रसादी रखियो, अगरबत्ती जला कर, क्या ये सबका कहना पता है, भगवान जी को कहेगी प्रसादिया देखे छ, अगरबत्तियों देखला, खैला न ताही अगरबत्तिया से लोल दाग देम। अब भगवान जी के भीतरी हिम्मत बा कि लड़की लोग के चढ़ावल प्रसादी खा ले ना, अब प्रसादी खरीदी सब कैसे जाए, तो हमरा का निमन लागल है रसगुल्ला, प्रसादी में रसगुल्ला बनेगा ही, रसगुल्ला खरीदा कर आएगा। लड़की लोगों को जो चीज़ ठीक लगेगा प्रसादी में वही आएगा, अब प्रसादिया कम नहीं चढ़ाएगी इतना, तब अगरबत्ती का प्रकरण चालू होगा। असपा कह देगी भगवान को खैला तहाँ लोलबा दाग देम, सही में भगवानो जी कहते कि ये देवता तार प्रसादी चढ़ाए ना खाएब, और देखिएगा नीचे 10 का 10 परा रह जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन, कहा जा रहा है महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन, महात्मा गांधी ने पाठ को लिखा, किस पाठ को, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहले ये बताए हैं अगर बाहरी निकला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छिना जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन में सख्त प्रतिबंध लगने वाला है। 1 तारीख से सबको आईडी कार्ड भी कैरी करना है और मोबाइल को अपने जेब में कैरी करके लाना है। ठीक है, पहले बता रहे हैं, इसलिए मत निकाला कीजिए। यहाँ देखिए, वे आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, संतुष्ट थे छोटे गांव के साथ, कौन, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। ठीक है, आपका यहाँ पर 40 ऑब्जेक्टिव है, 40 का 40 आपको क्लियर करवा दिया गया है। नेक्स्ट डे आपसे सुन लिया जाएगा। ठीक है, समझने में किसी को कुछ कठिनाई है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ कन्फ्यूजन है तो।